हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 10th के स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। कल के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का महत्वपूर्ण परिभाषा और सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे, और इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का यानी प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन देख लेते हैं तो परीक्षा में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप लोग कल के क्लास यानी पिछला क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। अगर आप लोग कल के क्लास देखे होंगे तो ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, और इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो कल के क्लास में हम पढ़ाए थे कि प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। तो प्रकाश के परावर्तन पूछा गया है तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये सभी क्वेश्चन हम परिभाषा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाए हैं पिछले क्लास में, जाकर आप लोग देख लीजिए। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। आवर्धन पूछा गया है तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन +1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, +1 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश एक रूप है। प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश ऊर्जा का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश एक रूप है, ऊर्जा का रूप है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। तो प्रकाश ये किस ऊर्जा का रूप है? तो प्रकाश ये विकिरण ऊर्जा का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकिरण ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार के तरंगे हैं। पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे कि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश तरंग ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है और समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती हैं तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि समतल दर्पण यहाँ पर है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, ये 0 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरण पुंज होगा। परावर्तित किरण पुंज पूछा गया है तो इसका आंसर क्या होगा? अभिसारी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिसारी। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि तेल लगा कागज होता है। तो तेल लगा कागज ये प्रभाषक होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रभाषक। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। उसकी छाया कैसी बनती है, तो वृत्ताकार बनती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृत्ताकार छाया बनती है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, पूछा गया है कि किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। तो किसी भी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करेगी तब यहाँ पर किसी वस्तु की छाया बन सकती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या पूछा गया है। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और वक्रता त्रिज्या का फार्मूला, फोकस दूरी का फार्मूला। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या पूछा गया है। तो कल के क्लास में यानी पिछले क्लास में हम लोग वक्रता त्रिज्या का फार्मूला पढ़े थे, r बराबर में 2f। तो यहाँ पर r हो जाएगा वक्रता त्रिज्या 2f, f हो जाएगा फोकस दूरी। तो r हमें निकालना है यानी वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पर 2 गुना f के जगह पर f होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है तो 20 हो जाएगा। तो 20 दूना 40 सेंटीमीटर यहाँ पर वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। r बराबर 2f ये वक्रता त्रिज्या का फार्मूला होता है और f बराबर में r/2 ये फोकस दूरी का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन सा है। तो आँख, नाक, गला के जांच के लिए यानी चिकित्सक के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा, आँख, नाक, गला के चिकित्सक के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है और फिर दाढ़ी बनाने में यानी हजामत के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है और वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। आवर्धन का वैल्यू पूछा गया है। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान 1 से छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, पूछा गया है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत के लिए यानी दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। अगर किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब अगर आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है। तो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को कण माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः कौन सा दर्पण होगा। तो किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव अगर सीधा बनता है तो या तो वह समतल दर्पण होगा या फिर उत्तल दर्पण।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल, क्योंकि दोनों में सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? तो काली रंग की होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती हैं, क्या बनती हैं? अगर किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देंगे तो क्या बनेगी? तो छाया बनेगी और उपछाया दोनों बनेगी। राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन दोनों का नियम पढ़े थे। तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में हम लोग पढ़े थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक पूछा गया है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये हो जाएगा निर्वात, क्योंकि पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? लेंस पूछा गया है, दर्पण नहीं, लेंस। तो अवतल लेंस में छोटा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूछा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो कम तीव्र बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान 10 सेंटीमीटर से कम होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर से कम। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? तो फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का वैल्यू पूछा गया है। तो ये हो जाएगा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बढ़ता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, पूछा गया है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब अगर सीधा तथा बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा क्या है? फोकस से ध्रुव की ओर। राइट आंसर बी हो जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पर ऋणात्मक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर पूछा गया है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? वस्तु को कहाँ रखा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को
कहाँ रखा जाना चाहिए, तो फोकस और ध्रुव के बीच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब काल्पनिक आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस का यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है, किस प्रकार का है। तो यहाँ पर देखिएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस का यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो प्लस यानी धनात्मक है, तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो यह उत्तल दर्पण होगा। क्योंकि प्लस का दिया गया है तो उत्तल दर्पण होगा। अगर यहीं पर माइनस का 20 रहता तो ये अवतल दर्पण होता, क्योंकि अवतल दर्पण में ऋणात्मक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर प्लस का है तो ये उत्तल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी, तो आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, तो आभासी समतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, और अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी से प्रतिबिंब जो है वह आभासी मिल सकता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर पूछा गया है कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विचलन। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है यहाँ पर कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है, 1 से अधिक होता है। याद रखिएगा 1 से अधिक होता है। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक पूछा गया है, याद रखिएगा डायोप्टर होता है। डायोप्टर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 40 के बाद ये 41 होना चाहिए, 41 है यहाँ पर। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। राइट आंसर ए होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वायु में अभिसारी लेंस हैं। वायु में अभिसारी लेंस पूछा गया है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर है वायु में अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कांच का उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, लेकिन दर्पण में उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज निकलता है, तो ये हो जाएगा संतृप्त प्रकाश पुंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर पूछा गया है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एंड वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या संबंध होता है, R बराबर 2F फार्मूला होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। F बराबर R कोई फार्मूला नहीं, F बराबर R/4 कोई फार्मूला नहीं, R बराबर F/2 कोई फार्मूला नहीं। यहाँ पर R बराबर 2F होता है, R बराबर में 2F, और यहाँ पर F बराबर में R/2 होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा, R बराबर में 2F। क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पर कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है यहाँ पर
कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पर फोकस दूरी f है, यहाँ पर f है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? r बराबर f नहीं होता है, r बराबर में 2f होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदा सीधा होता है? सीधा पूछा गया है। तो किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदा सीधा होता है? कौन सा दर्पण होगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पर या तो समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर पूछा गया है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो सीधा होगा या उल्टा होगा? तो याद रखिएगा उल्टा होगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसकी प्रकृति उल्टा होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर पूछा गया है कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा बनेगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, काल्पनिक और बड़ा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है। यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ पर अवतल दर्पण है तो सीधे ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी ही ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है। यहाँ पर अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है? आवर्धन क्या होता है? ये धनात्मक होता है, क्योंकि आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए पूछा गया है तो धनात्मक होगा। राइट आंसर बी, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में भी बनता है, तो ये धनात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है यहाँ पर कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो इस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? तो दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, फोकस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर पूछा गया है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? कहाँ रखने पर प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान बनेगा? तो कहाँ रखेंगे? तो वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान यहाँ पर समान आकार का बनेगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है अवतल दर्पण से। राइट आंसर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण से। 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और वह सीधा प्रतिबिंब होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, आभासी। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। चेहरे को कहाँ रखना चाहिए? तो ये हो जाएगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी यानी सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। आवर्धन पूछा गया है तो ये हो जाएगा धनात्मक। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि किस दर्पण का उपयोग समांतः वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? यानी वाहन के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है।
राइट आंसर बी हो जाएगा, वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर पूछा गया है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो मापने की ज़रूरत है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर पूछा गया है। 63 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी पूछा गया है, यानी एफ का वैल्यू पूछा गया है। एफ बराबर r/2 फार्मूला होता है। आर यहाँ पर वक्रता त्रिज्या 40 दिया गया है, तो 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर पूछा गया है कि जब प्रकाश की किरण हवा यानी विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाती हैं तो वह किरण मुड़ जाती हैं, तो वह किरण मुड़ जाती हैं, अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, अभिलंब की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है। सबसे कम पूछा गया है, तो पानी का अपवर्तनांक कम है। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो sin i/sin r होता है, याद रखिएगा, sin i/sin r होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, sin i/sin r होता है। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, याद रखिएगा, v/μ होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, v/μ होता है। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर पूछा गया है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। यहाँ पर देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो धनात्मक फोकस दूरी पूछा गया है, तो ये उत्तल लेंस की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I बराबर नहीं है 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है। संबंध पूछा गया है, क्या संबंध होता है, तो यहाँ पर कोण R जो होता है, यहाँ पर R बड़ा होता है I से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 75 पूछा गया है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं, तो सभी दूरियां मापी जाती हैं फोकस से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, तो जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोकस कहते हैं।
फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है तो उत्तल लेंस का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस का होता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि अल्कोहल का अपवर्तनांक, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज अपवर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज में बदल जाता है तो लेंस का नाम क्या है? लेंस का नाम पूछा गया है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर पूछा गया है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो ये बताता है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिबिंब उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, पूछा गया है कि लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र हम कल पढ़ाए थे। लेंस सूत्र पूछा गया है तो लेंस सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र प्लस में होता है, लेंस सूत्र माइनस में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f पहले लिखा गया है तो P बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/μ। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। और अगर हम लोग प्लस कर देते हैं बीच में तो ये हो जाएगा यहाँ पर लेंस दर्पण सूत्र। अगर प्लस रहता है तो दर्पण सूत्र, अगर बीच में यहाँ पर माइनस रहता है तो लेंस सूत्र। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में प्रकाशिक माध्यम कौन है? शीशा हो जाएगा। शीशा में प्रकाश को हम लोग प्रकाश आर पार हो सकता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर 85 है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ माइनस का 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों अवतल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। अब यहाँ पर देखिएगा न्यूनतम पूछा गया है तो कांच में न्यूनतम होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, कांच में न्यूनतम होता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर। यहाँ पर परावर्तन कोण है तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोण आई बराबर होता है आर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आई बराबर में आर होता है। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है कि कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो कांच या पानी में प्रकाश का वेग पूछा गया है, घट जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती हैं तो इसकी चाल जाती है, अतः किरण अभिलंब से दूर हट जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, दूर हट जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है यहाँ पर कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? निर्गत कोण ही कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन है? लेंस का आवर्धन v/μ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया है कि अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है तो आवर्धन m सदा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवर्धन हमेशा धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रतिबिंब आभासी बनता है तो धनात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक, तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होता है? f1 और f2 होता है, यानी 2 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पर पूछा गया है।
96 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एंड लेंस के बीच रखी जाती हैं तब प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर काल्पनिक और सीधा। राइट आंसर ये हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा गया है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक होती हैं। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन m जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो प्रतिबिंब जब आभासी होता है तो ये धनात्मक होगा यानी प्लस का होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा कि किसी उत्तल लेंस के सामने 25 और अनंत के बीच कोई बिंब रखा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पर पूछा गया है कि कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 पूछा गया है यहाँ पर किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है 1/f होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। द्विअवतल लेंस को कहा जाता है, तो द्विअवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अपसारी लेंस कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है? इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, आगे हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। कुछ इस प्रकार से उत्तल लेंस यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि उत्तल लेंस की क्षमता, तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। राइट आंसर ये हो जाएगा धनात्मक। 107 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग अगर बदलता है तो वह क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन में ही बदलता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 108 पूछा गया है कि कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 109 यहाँ पर पूछा गया है कि मीघ मरीचिका का कारण क्या है? तो मीघ मरीचिका का कारण है पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 110 यहाँ पर पूछा गया है क्रांति कोण है, क्रांति कोण पूछा गया है, तो क्रांति कोण यहाँ पर हो जाएगा, क्रांति कोण है सघन माध्यम में आपतन कोण, विरल माध्यम में आपतन कोण, या सघन माध्यम में आपतन कोण, या विरल माध्यम में अपवर्तन कोण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रांति कोण है सघन माध्यम में आपतन कोण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा। कहाँ पर रखना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2f पर रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर मिट्टी हो जाएगा या पीतल। राइट आंसर डी हो जाएगा, मिट्टी जो है वह लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो तो वो हो जाएगा
समलोतल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी समतल समतुलोतल लेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 पूछा गया है कि तालाब का जल की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तालाब का जल की गहराई कम दिखती है, इसका कारण पूछा गया है। क्या कारण है, तो इसका कारण पूछा गया है, तो इसका कारण हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण तालाब का जल की गहराई कम दिखती है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा।